नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज हम राजस्थान की राजनीति के एक ऐसे नेता की कहानी पर बात करेंगे जिनका मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल तो छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा और ऐतिहासिक था। हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की। तो चलिए उनके परिचय से ही शुरू करते हैं। उनका जन्म 15 जनवरी 1932 को भरतपुर के भुसावर में हुआ था। जी, और उनका निधन हाल ही में 19 मई 2021 को हुआ। उनका पूरा जीवन आप देखिए तो राजनीति को ही समर्पित रहा, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है, जो उन्हें राजस्थान के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देती है, वो ये थी कि वे राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। पहले दलित मुख्यमंत्री? जी, और इसे सिर्फ एक तथ्य की तरह देखना गलती होगी। आप सोचिए, ये 1980 का दशक है। राजस्थान में सामंती व्यवस्था की जड़ें समाज में अभी भी बहुत गहरी है। सही बात है। उस माहौल में एक दलित नेता का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये सामाजिक सत्ता के समीकरणों को आप कह सकते हैं सीधे तौर पर चुनौती देने जैसा था। इसने एक झटके में ये संदेश दिया कि सत्ता पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। ये तो वाकई एक राजनीतिक और सामाजिक भूकंप जैसा रहा होगा। उस समय की कल्पना करना भी आज मुश्किल है। बिल्कुल। एक और बात जो मुझे उनके बारे में पढ़कर बहुत दिलचस्प लगी, वो ये कि जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तब वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक भी नहीं थे। ये कैसे संभव हुआ? आमतौर पर तो लोग यही समझते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना पहली शर्त है। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। देखिए, ये हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत ही बढ़िया और कह सकते हैं लचीली व्यवस्था है। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, भले ही वो उस समय संसद या विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। अच्छा जी, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि पद संभालने के 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी ही होगी। ओके, 6 महीने का समय मिलता है? हाँ, 6 महीने का। राजस्थान के मामले में उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था। अगर वो 6 महीने में चुनाव जीतकर विधायक नहीं बन पाते तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्रेस पीरियड है ताकि सरकार का काम न रुके और एक योग्य व्यक्ति को मौका मिल सके, भले ही वो उस वक्त विधायक न हो। ये तो हमारे लोकतंत्र की एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था है। बिल्कुल, और भारतीय राजनीति में इसका इस्तेमाल कई बार हुआ है। कई नेता जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, वो नियुक्ति के समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे और उन्होंने बाद में चुनाव लड़कर सदस्यता हासिल की। तो जगन्नाथ पहाड़िया जी के मामले में भी इसी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया था। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री पद। तो उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद आखिर संभाला कब था? और जैसा कि हम जानते हैं कि उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, तो वो कब तक इस पद पर रहे? जी, उनका कार्यकाल वाकई में काफी संक्षिप्त था। उन्होंने 6 जून 1980 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1980 में? जी, 6 जून 1980, और उनका कार्यकाल लगभग 13 महीने चला, जो 14 जुलाई 1981 को समाप्त हो गया। सिर्फ 13 महीने? हाँ, 1 साल से कुछ ही ज्यादा का समय। लेकिन इस छोटे से समय में भी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और जैसा कि हमने अभी बात की कि वे नियुक्ति के समय विधायक नहीं थे, तो उन्होंने ये 6 महीने वाली संवैधानिक शर्त कैसे पूरी की? उन्होंने विधानसभा की सदस्यता कैसे हासिल की? मुख्यमंत्री बनने के बाद, जैसा कि नियम है, उन्होंने 6 महीने की समय सीमा के अंदर चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने गृह क्षेत्र यानी भरतपुर जिले की ही एक विधानसभा सीट से उपचुनाव में हिस्सा लिया। अच्छा, भरतपुर से? जी, एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सबकी नजरें आप पर होती हैं। लेकिन वे वहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और इस तरह उन्होंने विधायक के रूप में अपनी सदस्यता हासिल की। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वे संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पूरी तरह योग्य हो गए। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है ऐतिहासिक विशेषताएं। कार्यकाल छोटा होने के बावजूद, जैसा आपने कहा, उनके मुख्यमंत्री काल को इतना ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? ऐसी क्या खास बातें थी जिन्होंने उनके सिर्फ 13 महीने के कार्यकाल को इतना महत्वपूर्ण बना दिया? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं और तीनों ही राजस्थान के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में बहुत गहरे मायने रखते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की। वे राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। ये सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक समानता
और हजारों सालों से दबे कुचले समाज के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रतीकात्मक कदम था। बिल्कुल। इसने प्रदेश के लाखों लोगों को एक सकारात्मक संदेश दिया कि लोकतंत्र में सर्वोच्च पद तक पहुंचना संभव है। ये सिर्फ एक कुर्सी की बात नहीं थी, ये लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण रही होगी। उस एक नियुक्ति ने कई सामाजिक दीवारों को तोड़ा होगा। अच्छा, दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था उनका एक बहुत ही साहसिक और उस समय के हिसाब से कह सकते हैं क्रांतिकारी फैसला। वो क्या? वे ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार का प्रयास था। किसी भी राज्य के लिए शराबबंदी का फैसला लेना आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन क्या ये फैसला व्यवहारिक था? मेरा मतलब है, कई लोग तर्क देते हैं कि शराबबंदी से सिर्फ अवैध शराब का कारोबार बढ़ता है और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। क्या उस समय भी ऐसी आलोचना हुई थी? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये आलोचनाएं उस समय भी हुई थी और आज भी होती हैं। शराब पर लगने वाला टैक्स से सरकार को बहुत बड़ी आमदनी होती है। जी। शराबबंदी का मतलब था उस आमदनी को छोड़ देना। साथ ही शराब माफिया का दबाव भी रहता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया जो सामाजिक सुधार के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये फैसला उनकी हिम्मत को दर्शाता है। और तीसरा कारण? तीसरा कारण इन दोनों का मिलाजुला प्रभाव है। कुल मिलाके उनका छोटा सा कार्यकाल सामाजिक सुधारों और कुछ साहसिक प्रशासनिक निर्णयों के लिए जाना जाता है। उन्होंने ये साबित किया कि एक मुख्यमंत्री अगर चाहे तो कम समय में भी अपनी नीतियों की एक स्पष्ट दिशा तय कर सकता है। पहले दलित मुख्यमंत्री बनना और पूर्ण शराबबंदी लागू करना, ये दोनों फैसले ही उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाने के लिए काफी हैं। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है इस्तीफे से संबंधित तथ्य। ये सवाल तो स्वाभाविक रूप से उठता है, अगर उन्होंने इतने बड़े और साहसी फैसले लिए तो फिर उनका कार्यकाल सिर्फ 13 महीने में खत्म क्यों हो गया? इतनी जल्दी कहानी में ऐसा क्या मोड़ आया कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा? उनके इस्तीफे के पीछे एक विवादित टिप्पणी को मुख्य कारण माना जाता है। उन्होंने उस समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित कवयित्री महादेवी वर्मा पर एक टिप्पणी की थी। महादेवी वर्मा पर? जी। और महादेवी वर्मा सिर्फ एक कवयित्री नहीं थी, वे हिंदी साहित्य का एक स्तंभ थी। उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता था और उनका सामाजिक और साहित्यिक कद बहुत ऊंचा था। उन पर की गई किसी भी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी का बड़ा मुद्दा बनना स्वाभाविक था। आज के जमाने में तो नेता कुछ भी कह देते हैं और इस्तीफा तो दूर की बात है। उस समय एक टिप्पणी का इतना बड़ा असर कैसे हो गया? ये उस दौर की राजनीति और समाज के बारे में क्या बताता है? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस दौर की राजनीति के चरित्र को दिखाता है। उस टिप्पणी के कारण एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मीडिया, साहित्य जगत और राजनीतिक गलियारों में उनकी बहुत आलोचना हुई। इस वजह से उन पर जबरदस्त राजनीतिक और नैतिक दबाव बना। सार्वजनिक जीवन में कहे गए शब्दों की जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी का दबाव आज की तुलना में कहीं ज्यादा होता था। इसी भारी दबाव के चलते आखिरकार उन्हें अपनी पार्टी के आलाकमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये घटना दिखाती है कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की गरिमा का कितना महत्व था। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है संसदीय एवं प्रशासनिक अनुभव। मुख्यमंत्री का पद तो उनके लंबे राजनीतिक जीवन का सिर्फ एक अध्याय था। जैसा मुझे समझ आ रहा है, उनका संसदीय अनुभव तो और भी ज्यादा लंबा और प्रभावशाली रहा है। बिल्कुल। उनका राजनीतिक जीवन सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत लंबा और प्रभावी रहा है। वे 4 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। 4 बार? संसद के दोनों सदनों में देश की सेवा की। उनका अनुभव बहुत व्यापक था। 25 साल की उम्र में सांसद, वो भी 1957 में। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। देश को आजाद हुए सिर्फ 10 साल हुए थे। जी, और यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। इसका मतलब है कि उनकी राजनीतिक प्रतिभा को बहुत छोटी उम्र में ही पहचान लिया गया था। एकदम सही। ये उनकी असाधारण राजनीतिक क्षमता को दर्शाता है। आप सोचिए, आज के समय में भी 25 साल की उम्र में कोई व्यक्ति सांसद बन जाए तो एक बड़ी खबर बनती है। उस दौर में इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करना वाकई काबिल तारीफ है। इससे पता चलता है कि वे शुरू से ही एक होनहार नेता थे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन पर भरोसा जताया था। ये तो सच में बहुत प्रभावशाली है। क्या उन्होंने केंद्र सरकार में भी कोई पद संभाला था? क्योंकि इतना लंबा संसदीय अनुभव अक्सर मंत्री पद तक ले ही जाता है। हाँ, उनका प्रशासनिक अनुभव केवल राजस्थान तक सीमित नहीं था। उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वे केंद्र में वित्त, उद्योग और कृषि जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों में राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके थे। इन मंत्रालयों में काम करने से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां कैसे बनती हैं
और प्रशासन कैसे चलता है इसका गहरा अनुभव मिला, और यही अनुभव बाद में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी काम आया होगा। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है राज्यपाल के रूप में भूमिका। उनका प्रशासनिक अनुभव सिर्फ मंत्री पद तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर भी काम किया, जो उनके राजनीतिक कद को और बढ़ाता है। जी, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने एक नहीं बल्कि दो राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। यह उनके लंबे और विश्वसनीय राजनीतिक करियर का एक और प्रमाण है। 2 राज्यों में? हाँ, पहले वे 1989 से 1990 तक बिहार के राज्यपाल रहे। ये वो दौर था जब बिहार की राजनीति काफी उथल-पुथल से भरी हुई थी। ऐसे में वहां राज्यपाल की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण थी। और फिर काफी समय बाद 2009 से 2014 तक वे हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा माना जाता है? क्योंकि राज्यपाल का पद बहुत ही गरिमा और निष्पक्षता की मांग करता है। देखिए, राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल संवैधानिक मर्यादाओं का सख्ती से पालन करने के लिए जाना गया। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि वे केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक पुल का काम करें और किसी भी राजनीतिक विवाद में न पड़ें। उन्होंने राज्यपाल के पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखा और एक आदर्श संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाई। उनका ये अनुभव उनके प्रशासनिक जीवन को एक तरह से पूर्णता प्रदान करता है। अब हम अगले भाग पे आते हैं, जिसका नाम है मुख्य सचिव जगन्नाथ पहाड़िया के कार्यकाल में। किसी भी मुख्यमंत्री की सफलता में उनके मुख्य सचिव यानी राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये दोनों मिलकर ही प्रशासन की गाड़ी को चलाते हैं। जी बिल्कुल। जगन्नाथ पहाड़िया जी के छोटे से कार्यकाल में ये जिम्मेदारी किसने निभाई थी? उनके लगभग 13 महीने के कार्यकाल के दौरान 2 व्यक्ति मुख्य सचिव के पद पर रहे। ये सामान्य है कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुख्य सचिव बदल सकते हैं। ये मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। अच्छा, तो 2 लोग थे जी, जो उन्होंने पद संभाला। उस समय गोपाल कृष्ण जी मुख्य सचिव थे और बाद में उनके कार्यकाल में मदन मोहन जी को मुख्य सचिव बनाया गया। ये दोनों ही बहुत अनुभवी और काबिल प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्होंने जगन्नाथ पहाड़िया जी के साथ मिलकर राज्य के प्रशासन को संभाला। अब हम अगले भाग में आते हैं, जिसका नाम है पारिवारिक जीवन। क्या उनके परिवार से भी कोई राजनीति में सक्रिय था? क्योंकि भारतीय राजनीति में अक्सर परिवारों का भी राजनीति से जुड़ाव देखने को मिलता है। हाँ, उनकी पत्नी श्रीमती शांति पहाड़िया जी भी राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं। ऐसा नहीं था कि वे सिर्फ एक मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पर जानी जाती थीं, बल्कि उनकी अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान थी और उन्होंने भी सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छा, तो क्या उन्होंने भी कोई महत्वपूर्ण पद संभाला था? जी, वे भी अपने पति की तरह संसदीय राजनीति में सक्रिय थीं और उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। शांति पहाड़िया जी राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। राज्यसभा की सदस्य? जी, यह दिखाता है कि उनका पूरा परिवार सार्वजनिक सेवा और राजनीति के प्रति समर्पित था। पति और पत्नी दोनों का संसद के अलग-अलग सदनों का सदस्य रहना भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ और दिलचस्प उदाहरण है। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है राजनीतिक महत्व। तो अंत में अगर हम जगन्नाथ पहाड़िया के पूरे राजनीतिक जीवन और उनके महत्व का सार निकालना चाहें, तो उनकी विरासत को कैसे समझेंगे? राजस्थान की राजनीति में वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? उनकी विरासत को हम 3 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं, जो राजस्थान की राजनीति पर उनकी अमिट छाप को दर्शाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले पहले मुख्यमंत्री होने के नाते राजस्थान की राजनीति में उनका स्थान हमेशा के लिए ऐतिहासिक हो गया है। ये तो है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और ये हमेशा सामाजिक न्याय के एक बड़े प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा, उन्हें राजस्थान की राजनीति में सामाजिक समावेशन यानी कि सोशल इंक्लूजन का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। उनका मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक गहरा सामाजिक संदेश था। क्या संदेश था? इसने ये संदेश दिया कि प्रदेश का सर्वोच्च पद किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति के लिए खुला है, अगर उसमें योग्यता और नेतृत्व की क्षमता है। इस एक घटना ने हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया। और तीसरा और अंतिम बिंदु? और तीसरा बिंदु यह है कि भले ही उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल बहुत छोटा था, सिर्फ 13 महीने का, लेकिन जिन कारणों की हमने चर्चा की, यानी पहले दलित मुख्यमंत्री बनना और शराबबंदी जैसा साहसिक फैसला लेना, इन वजहों से ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। अक्सर इतिहास में कार्यकाल की लंबाई से ज्यादा उसके प्रभाव को महत्व दिया जाता है
और जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि प्रभाव डालने के लिए समय नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।